মানুষের সঙ্গে যুক্ত আছেন, দীর্ঘদিন ধরে মানুষের সঙ্গে কাজ করছেন, তাদেরকেই আমরা প্রার্থী করব। এক একটা জায়গায় দুজন তিনজন করে প্রার্থীর নাম এসেছিল, হতেই পারে প্রাইভেট সরকারি হতে পারে, কিন্তু যে সিলেবাসটা সারা দেশে একরকম হবে, এইটাই আমরা চাই। আমাদের বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে সিলেবাস ওয়ান নেশন পুরো দেশে থাকবে, তার মডেল আনতে হতে পারে। আমাদের যেতে হবে কে সঠিক কথা বলছে, কে বেঠিক কথা বলছে। হয়তো একটু সময় লাগতে পারে, কিন্তু মানুষ সেটা বুঝবে। রাজনীতিতে নেতাজিকে সব দলই ব্যবহার করছে তাদের সম্পত্তি হিসেবে। আপনারা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভোটার ব্লক তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন 2026-এর আভাস মিলতেই রাজনৈতিক মহলে তৎপরতা বেড়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয় ফরওয়ার্ড ব্লক BRFB তাদের প্রস্তুতি জোরদার করেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রাষ্ট্র প্রথম সংকল্পকে সামনে রেখে দলটি নির্বাচনী ময়দানে নেমেছে। 3রা এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে দলটি তাদের প্রার্থীদের প্রথম আনুষ্ঠানিক তালিকা প্রকাশ করেছে। জাতীয় সংগঠন সম্পাদক SP তিওয়ারি এই তালিকা প্রকাশ করে স্পষ্ট জানিয়েছেন, BRFB এবারে বাংলার মানুষকে একটি সৎ, স্বচ্ছ এবং জনমুখী বিকল্প দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রথম তালিকার উল্লেখযোগ্য প্রার্থীরা হলেন মুর্শিদাবাদের নওদা থেকে রমিজ রাজা বিশ্বাসকে প্রার্থী করা হয়েছে, উত্তর 24 পরগনার জগতদল আসন থেকে স্বয়ং শিবপ্রসাদ তিওয়ারি এবং বারাসাত থেকে শ্রীমতী পিয়ালি সাহা নির্বাচনী লড়াইয়ে থাকবেন। দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপ থেকে তেজেন্দ্র লাল দাসের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। এছাড়াও দলটি ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির জন্য তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। BRFB এর লক্ষ্য স্পষ্ট, একটি শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলা। তাদের ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের বিশ্বাস, এইবার বাংলার মানুষ প্রচলিত রাজনীতির বাইরে গিয়ে नेताजीर आदर्शे विश्वासी एक नतून शक्ति के सुजोग देवे। पहला तो उद्देश्य था कि हम लोगों का जो निर्वाचनी घोषणा पत्र है वो आज हम लोगों ने प्रकाशित किया है। उसमें 2 पार्ट है, एक तो जो राजनीतिक कर्मसूची है हमारी कार्यक्रम, उसका हमने घोषणा किया है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में जो सुभाषवादी लोग हैं उन लोगों की मांग थी कि कम से कम उनकी जो 5 प्रमुख मांगे हैं उसको जो पार्टी मान लेगी उस पार्टी के लिए वो काम करेंगे, उसको समर्थन करेंगे चुनाव में। तो हम लोगों ने जो 5 उनकी मांग थी, पहला था कि नेताजी सुभाष को देश का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया जाए। दूसरा था कि नेताजी की सरकार, आज़ाद हिंद सरकार को पहली स्वाधीन सरकार की मान्यता दी जाए। तीसरा था कि नेताजी का वो फोटो जो है करेंसी में आना चाहिए। चौथा था कि जो 18 अगस्त 1945 को जो दुर्घटना हुई थी वो दुर्घटना की जांच मनोज मुखर्जी कमीशन ने पूरा नहीं किया, अधूरा किया, वो जांच पूरी होनी चाहिए। और 5वां था कि 1952 में जनरल खंडूरी ने जो एक प्रपोजल दे करके कि नेताजी का कोई भी फोटो भारत के किसी भी उस पे क्या कहते हैं जितने जो हमारे सैनिक प्रतिष्ठान है उसमें नहीं लगाया जाएगा, उसको ऑर्डर को विड्रॉ करने की। तो ये 5 मांगे हमने मान ली है और हमने अपने शपथ पत्र में उसको शामिल किया है। दूसरा विषय था कि आज हमने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम अप्रूवल किया था, आज हम उसको घोषित कर रहे हैं। जिसमें जो सीटें हैं उसमें मुर्शिदाबाद से रमीज राजा विश्वास, उत्तर 24 परगना जगतदल से SP तिवारी, उत्तर 24 परगना बारासात से पियाली शाह, उत्तर 24 परगना देगंगा से यूनुस अली, उत्तर 24 परगना दक्षिण 24 परगना से काकद्वीप से तेजेंद्र लाल दास, झाड़ग्राम से नयाग्राम से हरे कृष्ण मांदी, झाड़ग्राम गोपी बल्लभपुर से एडवोकेट मंटू महतो, झाड़ग्राम सदर से एडवोकेट अवनी महतो, पश्चिम मेदिनीपुर पिंगला से आलोक रंजन माइती और पश्चिम मेदिनीपुर डेबरा से मंगल महाली। ये 10 लोगों का नाम हम लोगों ने फाइनल किया है, जो आज आप लोगों के सामने हमने लिस्ट रखी है। और कुछ और सीटें जिसमें कैनिंग पूर्व है, जिसमें हमारा मध्यम ग्राम है, जिसमें नवापाड़ा है, इस तरह की कम से कम 10-12 सीटों पर और हमारी स्क्रीनिंग चल रही है। और ये नाम हो सकता है सोमवार या मंगलवार को
हम फिर आपके बीच में लेकर के आए। धन्यवाद। कैसा रहेगा इस बार का भाजपा जब भी तक खड़े वो तो पूरा एकदम जो लड़ाई है वो बीजेपी और टीएमसी नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक का उदय हुआ है पश्चिम बंगाल की राजनीतिक धारा को चेंज करने के लिए, और मैं ये कह रहा हूं कि जहां जहां हमारे उम्मीदवार हैं वहां पश्चिम बंगाल की राजनीतिक धारा इस बार हम बदलेंगे, और हमारे वोट ये तय करेंगे कि चुनाव में जीत किसको मिलेगी। क्या एजेंडा लेकर कर रहे हैं? हमारे पास तो सुभाष का एजेंडा है, हमारे पास तो इतना बड़ा कद्दावर नेता है कि जिसके नाम पर पूरा हिंदुस्तान खड़ा होता है। जगदल क्षेत्र के लिए क्या करिए, क्या करना चाहिए, क्या समस्या? जगदल तो हमारी कर्मभूमि रही है, हमने 40 साल से लोगों के लिए काम किया है, और जगदल में आप जानते ही हैं कि हमने वहाँ जूट मिलों में हमारे ट्रेड यूनियन है, असंगठित क्षेत्र में हमारे मजदूरों के यूनियन है, और हमारे महिलाओं का संगठन बहुत बड़ा है जिनके लिए हम सुबह से शाम तक 24 घंटे काम करते हैं। तो इसलिए जब आप मैदान में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जगदल की अगले 5-7 दिन के अंदर जगदल की पॉलिटिक्स। जूट मिल बंद हो गई है हाल ही में, कांकेनारा जूट मिल, एलाई जूट मिल, केलावाड़ा जूट मिल। हम लोगों से बात भी, लोग कहते हैं कि चुनाव आते हैं, वादे करते हैं, नेता आते हैं जाते हैं, पर उनके लिए कोई काम नहीं करता, उनको बहुत परेशानी भी हो रही है। ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हमने, क्या बोलिएगा कि वहाँ पे जो राजनीति है किस तरह से चल रही है? पिछले 40 सालों का हमारा अनुभव है, जूट मिलों के मजदूरों का जो बुरा हाल इस समय है वो पिछले 40 साल में कभी नहीं। और आज मजदूर जितनी कष्ट की जिंदगी झेल रहे हैं बहुत ही दयनीय है, मुझे देख के दर्द होता है इस बात का। और चूंकि मैं सारा जीवन मैंने ट्रेड यूनियन किया है, 40 साल से एक ही संगठन में काम कर रहा हूँ, नीचे से चलते चलते जूट मिलों का संगठन देखते देखते मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं ईएसआई बोर्ड में था, मैं आजकल पीएफ बोर्ड में हूँ। ईएसआई और पीएफ बोर्ड में रहने के बाद जब भी कोई मजदूर हमारे यहाँ आया है, मैंने ये नहीं पूछा कि आप किस यूनियन में काम करते हो, मैंने सबका काम किया। और ट्रेड यूनियन फील्ड में किसी भी ट्रेड यूनियन के नेता से आप मेरे के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि मैं कौन। मेरा परिचय यही है, क्योंकि मैंने मजदूरों की ईमानदारी से सेवा की है। कोई मजदूर ये नहीं कह सकता कि हमारे दरवाजे पर आया और खाली हाथ वापस गया, ये नहीं किया। और रहा राजनीति का सवाल, तो अगर राजनीतिक नेताओं ने सही किया होता जूट मिल के वर्करों के साथ, तो आज हमें मैदान में उतरने की जरूरत नहीं थी। मैं तो कल तक मना कर रहा था अपने पार्टी के लोगों को, भाई मेरे को उम्मीदवार मत बनाओ, मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता, मैं केवल यूनियन में मजदूरों के लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे लोगों का इतना दबाव था, वो ये कह रहे थे कि साहब देखिए, आपने जो सेवा लोगों को दी है, लोग चाहते हैं कि आप जैसा आदमी सामने आए, और अगर आप सामने नहीं आएंगे तो फिर वही दो पक्ष में से किसी एक पक्ष को चुनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत करना पड़ता है। आप मैदान में उतरिए, निश्चित रूप से इस बार सफलता आपको मिलेगी। हमारे कार्यकर्ताओं के दबाव ने हमको बाध्य किया। कारण रहा है कि श्यामनगर बैरकपुर में हैप्पी विकास कर रही है, जहाँ पे भाजपा पीछे रह गया है, जगदल पीछे रह गया। देखिए, विकास तो कहीं नहीं है। अब देखिए, हो सकता है नेहटी में थोड़ा बहुत हो सकता है, नेहटी में सांसद भी है, एमएलए भी है, तो हो सकता है हो गया हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, विकास हाईवे तो दिखाने से आप विकास नहीं दिखा सकते, रास्ते बन जाने से आप उसको विकास नहीं कर सकते। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके इलाके से कितने लड़के पीसीएस में निकल के आए, डब्ल्यूबीसीएस बन करके आए, आपके इलाके में कितने कल कारखाने लगे और कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, आपके इलाके से कितने नौजवान पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी में आए। तो क्योंकि जो आपके इलाके में लोगों के स्वास्थ्य की चिकित्सा करने के लिए आपने कितने अस्पताल कायम किए, ये जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बुनियादी जरूरत है, पानी की बुनियादी जरूरत है, इन चीजों पर फोकस होना चाहिए, न कि रास्ते बन गए और फ्लाईओवर बन गए। इसकी पॉलिटिक्स से तो काम नहीं चलेगा। शिक्षा तो सिर्फ जिसके पास पैसा है उसी को मिल सकता है। इसीलिए तो सरकारी स्कूल तो वहाँ पर जो हम लोग बाइक दो तीन बच्चा वहाँ पर बोल रहे हैं कि मास्टर स्कूल में हाथी लगाते हैं, रप्पा लगाते हैं, हम लोग क्लास में पढ़ाने नहीं आता। इसीलिए तो हमने हमारे आप देखेंगी कि हमारे निर्वाचनी इश्तेहार में हमने दिया है वन एजुकेशन वन नेशन वन एजुकेशन। क्यों हमने कहा? आप जो कह रही समस्या का समाधान यही है। जिस दिन मंत्री का लड़का
डीएम का लड़का, क्लर्क का लड़का और एक फेरी करने वाले का लड़का एक विद्यालय में पढ़ेगा, उसी दिन इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के हम एकदम खिलाफ है और नेताजी भी इसके खिलाफ थे। हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन पैटर्न पूरे देश में लागू हो, चाहे गरीब का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा और वो जो कलेक्टर है, डीएम है, उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा। सभी आपका शुभ नाम दस मैं एसपी तिवारी, मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड। गिनती में बताइए नाम 10 तो दे दिए। आगे और आने का कोई उम्मीद है? नहीं है तो है 15 15 भी हाँ। आ सकते हैं। आ सकते हैं। तो ये आपका जो है, ये आप लोग जो पार्टी में खड़े हो रहे हैं, तो पहली बार आ रहे हैं, तो पहले आप लोगों ने चुनाव में कभी भाग लिया? हम लोग का जो भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक है, पहली बार चुनाव में लड़ने सकता है पश्चिम बंगाल में। कितना लग रहा है कि हाँ कठिन होगा कि आपका प्लान? नहीं, हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या आदत है? लीडर आदर्श है, नीति है। हम लोग का नेताजी सुभाष चंद्र का सैनिक है। हम लोग का भाई कुछ नहीं है। हम लोग का है सामने फरवर्ड ब्लॉक सम्मुखे एগিয়ে যাওয়াটাই আমাদের প্রধান ধর্ম। এগিয়ে যাওয়াটাই আমাদের প্রধান ধর্ম। आपकी पार्टी जो है एक साल के लिए आती है, फिर अभी मतलब चुनाव आते ही आती है। है हम लोग का जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय फरवर्ड ब्लक, আমরা 11টা স্টেট নিয়ে আমরা সংগঠিত হয়েছি। অতএব অল ইন্ডিয়া বেসিসে আমাদের পার্টি আছে, থাকবে, সারা লাইফই থাকবে। অল ইন্ডিয়া নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ ততদিন থাকবে, মানুষের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রেম যতদিন থাকবে ততদিন রাষ্ট্রীয় ফরওয়ার্ড ব্লক থাকবে। কি एजेंडा चल रहा है? যেটা हम लोग का जो एजेंडा है नेताजी की पथे देश के गড়ে তোলা, নেতাজির পথে নেতাজির আদর্শে মতাদর্শে দেশকে গড়ে তোলা, এই হচ্ছে আমাদের প্রথম এজেন্ডা। नाम की আমার নাম হচ্ছে কেদার রায়, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্লকের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অধ্যক্ষ হ্যাঁ। উদ্দেশ্য হচ্ছে নেতাজির আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। যে নেতাজি আজকে আমরা প্রার্থীর নাম অ্যানাউন্স করলাম এবং আমরা একটা ইশতেহার প্রকাশ করলাম। এই ইশতেহারে আপনি পেয়েছেন কি জানি না। লড়াইটা কথা হচ্ছে নীতির লড়াই, আদর্শের লড়াই। আমরা নীতি একটা আদর্শ আমাদের মূলধন হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, তার আদর্শে অনুপ্রাণিত আমরা। উনি যে পথে হেঁটেছেন সেই পথে আমরা হাঁটি এখনো স্টিল সেই চরিত্রটা আমরা আমাদের কর্মী নেতা যারা আছে ধরে রেখেছি। আমার নাম হচ্ছে অভয় শর্মা, পার্টির সাধারণ সম্পাদক। সেটা সঠিক ছিল এবং আপনি যে বলছেন যে বাংলার মতো তখন দলটা সেভাবে সম্প্রসারিত হয়নি বা গঠন হয়নি, আপনি হয়তো জানেন না ফরওয়ার্ডের ইতিহাস। ফরওয়ার্ড যখন আবার তার যে ব্যাংকটা তুলে নেওয়ার পরে যখন ফরওয়ার্ড প্রতিনিধিত্ব করে, তখন দেখবেন আপনি 57 থেকে 67 অব্দি ফরওয়ার্ডের একটা গোল্ডেন পিরিয়ড গেছে। ভারতবর্ষের 8টা রাজ্যে ফরওয়ার্ডের বিধায়করা ছিলেন, ভারতবর্ষের 3টে রাজ্যের সাংসদ ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে নেতৃত্বের দুর্বলতার অভাবে তারা দলটাকে কুণ্ঠিত করে একটা জাতীয় দল থেকে সেই দলটাকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দিকে